सो हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पेंसिल टेक्स्ट बुक प्लीज़ निकाल लें। लाइन बाय लाइन हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं। ये जो भी टॉपिक अभी चल रहा है फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएसटी सीटी के लिए, आईआईटी जेई के लिए, या फिर अगर आप नीट को टारगेट करने वाले हैं आगे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सवाल पूछे जाते हैं और पूरी पूरी फिजिक्स के लिए, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड की बात हो चाहे वो 12th स्टैंडर्ड की बात हो, पूरी पूरी फिजिक्स में ये एरर इन मेजरमेंट वगैरह पूछा जाता है और आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कैन यू टेल वाला सेक्शन देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कवर कर लेते हैं। कैन यू टेल, ये वाला सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इफ 10 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ अप टू अ मिलीमीटर यूजिंग अ मीटर स्केल, डू यू थिंक देयर आंसर विल बी आइडेंटिकल। सपोज करो हमारे पास एक स्केल है, स्केल ले लेते हैं, ये स्केल है। ठीक है, देखो, किसी स्केल के मिलीमीटर होने का मतलब ये होता है कि उसमें मिलीमीटर, जैसे इन्होंने बोला कि मीटर स्केल है और फिर क्या बोल रहे हैं कि अप टू मेजर करना है मेरे को। अब ऐसे में अगर मैं में मेजर करना चाहता हूँ तो उसमें जो मार्किंग है वो मिलीमीटर में मार्किंग होनी चाहिए। तो जैसा कि हमारे इस वाले एग्जांपल में जो स्केल हमने लिया है, थोड़ा जूम करते हैं। देखिए, ये 1 mm, 0 ये 1 mm, 2, 3, 4, 5 है ना। ये सारे वाले मार्क्स हैं, ये सारे वाले मार्क्स हैं। अब इमेजिन करो कि एक कपड़ा है, ऐसा मान लेते हैं, एक ऐसा कपड़ा है। ठीक है, अगर इस कपड़े को, जैसे भाई हम जैसी बात है, इस कपड़े को इधर से भी होल्ड करके रखेंगे, हम इधर से भी होल्ड करके रखेंगे, ऐसा होता है ना कि इस साइड भी एक पर्सन होगा जो होल्ड करके रखेगा, इस साइड भी एक पर्सन होगा जिसको होल्ड करके रखेगा, फिर आप मेजरमेंट करेंगे। यार सोच के देखो, अगर आप इसका मेजरमेंट करोगे तो क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि सर 0 वाली लाइन तो यहाँ पर है सीधे में। ठीक है, यहाँ तक 2 हो गया है, इसके आगे ये 5 मिलीमीटर और हो गया यहाँ तक, तो 2 सेंटीमीटर, ये 5 मिलीमीटर हो गया, ये 6, ये 7, और जस्ट जस्ट थोड़ा सा यहाँ सटा हुआ 6, 7, 8, यहाँ पर 8 वाला मार्किंग है। बहुत ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि जो 8 वाला मार्किंग है, जो 8 वाला मार्किंग है वो इसके अलॉन्ग है। ठीक है, जबकि कपड़ा जो अपना है, यार ये चीज़ कैसे हाईलाइट करें, यहाँ देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अपना कपड़ा तो एक्चुअली इस वाली लाइन में है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये 8 वाली लाइन के तो राइट साइड है, 8 वाली लाइन तो ये है, और अगर आप ध्यान से देखें तो कपड़ा अपना यहाँ तक है। इसका मतलब ये है कि हमारी रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग पूछा जाएगा तो आप कहोगे 2.8 सेंटीमीटर, आप ये मार्क करोगे वहाँ पे। ठीक है, अब मान लो कि आपके दूसरे फ्रेंड ने मेजरमेंट करना शुरू किया, हो सकता है ये कपड़ा थोड़ा सा खिंच गया हो, या हो सकता है ये कपड़ा थोड़ा सा सिकुड़ गया हो। अब खिंचने सिकुड़ने के बाद हो सकता है कि ये वाला पॉइंट कहीं थोड़ा आगे खिसक जाए, थोड़ा पीछे खिसक जाए। तो आपके फ्रेंड को ये जो मेजरमेंट है ये 2.8 ना मिल के 2.9 भी मिल सकता है, 2.7 भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने लोग मेजरमेंट करेंगे उतनी बार इसका जो लेंथ है वो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाए, एग्जैक्ट आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे एरर इन मेजरमेंट। जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो तो उसमें एरर आता है। अब एरर का मतलब क्या होता है समझते हैं। फॉल्टी मेजरमेंट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन लीड टू एरर। द एरर आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। अब फॉल्टी मेजरमेंट का मतलब, एक एग्जांपल तो अभी अभी आपने देखा कि इसका मेजरमेंट करने में, ये क्लॉथ लिया था ना हमने, क्लॉथ, इस क्लॉथ का मेजरमेंट करने पर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा क्लॉथ खिंच जाए या थोड़ा सिकुड़ जाए, तो इसका मेजरमेंट गड़बड़ा सकता है। जो इसका एक्चुअल लेंथ है उससे
जो मेजर्ड लेंथ है वो अलग आ जाएगा, जिसकी वजह से एरर आता है। देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एरर का मतलब क्या होता है तो यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है, आपको इसकी हाइट बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर स्केल ले लेते हैं, स्केल लेके इस साइड मेजर करते हैं। मान लेते हैं कि अंदर अंदर का लेंथ में मेजर करना चाहता हूँ, ओनली अंदर अंदर का। थोड़ा और जूम करते हैं। सपोज करिए कि मैं सिर्फ अंदर अंदर का लेंथ लेना चाहता हूँ, तो ये देखो ये वाली मार्किंग मैंने अंदर रखा है। इस साइड वाली मार्किंग अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर अंदर का मार्किंग तो एक ये बचा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लेंथ कम मेजर हो रहा है। तो 4 यहाँ है, 4.123, तो इसका जो रीडिंग लिखोगे आप 4.3 सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, 4.3 वाली लाइन तो ये है, और बहुत हल्का सा एक लेंथ यहाँ पर बचा हुआ है इस वाले जगह पर। इसका मतलब जो ट्रू वैल्यू है, जो लेंथ का ट्रू वैल्यू है, वो हो सकता है कि 4.3 प्लस समथिंग हो, जबकि इस लेंथ का जो मेजर्ड वैल्यू है वो 4.3 है। हमने मेजरमेंट तो यही किया ना। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में इतने का डिफरेंस आ जाएगा भाई। इसमें से ये जब घटाओगे तो 4.3 इसका मतलब जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आया है, यही इसी को हम लोग बोलेंगे एरर। तो हम लोग कहते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। आप इसको याद चाहो तो कर लो, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इसे क्या कहते हैं? एरर। इसे कहते हैं एरर, ठीक है। स्केल को, ठीक है। तो एरर हम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब ये एरर किस किस तरीके से आ सकता है? क्या बोला है? सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स आर एरर that are not determined by chance but are introduced by an inaccuracy involving either the observation or measurement process। या तो ऑब्जर्वेशन की कमी की, मतलब ऑब्जर्वेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से एरर आए, या तो मेजरमेंट के प्रोसेस में। जैसे जैसे लाइन हम पढ़ेंगे और भी बातें आपको समझ आएंगी। इनहेरेंट टू द सिस्टम, जो मेजरमेंट प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सोर्स में ही कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से एरर आ जाए। सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर मे बी ड्यू टू इम्परफेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक टर्म आया है कैलिब्रेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको हाईलाइट कर देते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मैंने बोला ये स्केल है, मान लो, मान लेते हैं स्केल है भाई। स्केल में मुझे मार्किंग करनी पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ऐसे मैं बोलूँगा 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे मार्किंग कर रखा हूँ। थोड़ा और बड़ा बड़ा करते हैं मार्किंग, ये रहा, 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 ऐसे कुछ है, ठीक है। तो बोलूँगा ये 0 1 2 3 4 5 6। ये जो मार्किंग है ना, ये मार्किंग हमने किसी न किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके ही किए होंगे भाई। स्टैंडर्ड बाय कंपेयरिंग, ये जो मार्किंग है ये हमने कैसे लगाया है? कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग टू अ स्टैंडर्ड, है ना। किसी किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके ही तो हमने ये मार्किंग किया है।
ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे कैलिब्रेशन, स्केल का कैलिब्रेशन। जैसे हम जानते हैं कि 100 ग्राम एक छोटा सा, ऐसा हम जब कभी सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं, ऐसा 100 ग्राम लिखा हुआ है, हमें कैसे पता कि 100 ग्राम ही है? हमने कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड से कंपेयर किया हुआ है। अब भाई सपोज करो कि ये वेट बनाने में ही हमने कुछ गलती कर दिया, तो मैं बोलूँगा कि इसका कैलिब्रेशन सही से नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये एक्यूरेटली 100 ग्राम का ही है तो मैं बोलूँगा कि इसका कैलिब्रेशन सही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन की वजह से भी आ सकता है, एंड समटाइम इम्परफेक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने का आपका तरीका ही गलत था, तब भी हो सकता है ऐसा गड़बड़ हो जाए, एरर आ जाए। आगे देखो, ईच ऑफ दीज एरर्स टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन। ये कौन से एरर की बात कर रहे हैं? सिस्टमेटिक एरर। जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं ये वन डायरेक्शनल में रहते हैं। ईच ऑफ दीज एरर्स आर टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। अब वन डायरेक्शन का मतलब क्या है? आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। द सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर आर एज फॉलोज। यहाँ पे आगे चल के इन्होंने डिटेल में दे रखा है कि सिस्टमेटिक एरर क्या क्या किस किस तरीके से आ सकते हैं। अब पॉजिटिव होने का और नेगेटिव होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव होने का और नेगेटिव होने का क्या मतलब है? जैसे भाई हो सकता है कि किसी मेजरमेंट को कभी आपने ज़्यादा मेज़र कर दिया हो, भाई ये 10 सेंटीमीटर था, हो सकता है कभी आपने 10.1 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया, हो सकता है 9.9 मेज़र कर लिया, ये कम मेज़र किया ज़्यादा मेज़र किया। तो आप देख रहे हो कि इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, क्योंकि ना ये 10 के बराबर है ना ये 10 के बराबर है, कोई ना कोई डिफरेंस है। देखो 0.1 का डिफरेंस है इसमें भी इसमें भी। इनमें से एक को बोलेंगे पॉजिटिव एरर, एक को बोलेंगे नेगेटिव एरर, ठीक है। अब भाई पॉजिटिव एरर का मतलब, जैसे जब भी मैं इससे ज़्यादा मेज़र करूँगा तब मैं बोलूँगा पॉजिटिव एरर है, ठीक है। और जब भी इस नंबर से कम करूँगा तो नेगेटिव एरर। तो इनका क्या कहना है? ईच ऑफ दीज एरर्स टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। सिस्टमैटिक एरर जो भी होता है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, मतलब या तो ज़्यादा ही मेज़र कर रहा होगा या तो कम ही मेज़र कर रहा होगा। ऐसा नहीं सकता कि ज़्यादा भी करे कम भी करे एक ही साथ, ठीक है। अच्छा आप कहोगे सर यहाँ तो ज़्यादा कम मेज़र कर रहा है, तो ये सिस्टमैटिक, ये रैंडम में आ जाएगा, फिर ये रैंडम एरर में आ जाएगा, क्योंकि हमारे देखने की वजह से, हमारे ऑब्जर्वेशन की वजह से गड़बड़ हुआ ये मामला, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या बोला? दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेस ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब मैंने बता दिया आपको, ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ एरर हो, तो डिफेक्टिव अगर कैलिब्रेशन है तो एक जो भी एरर आएगा उसको क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। फॉर एग्जाम्पल एन इनकरेक्ट जीरोइंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विल लीड टू सच काइंड ऑफ error. Zero of thermometer not graduated at proper place, the pointer of weighing balance in laboratory already indicating। ये कुछ एग्जांपल बता रहे हैं जिसमें जो जीरो मार्किंग था वही सही से नहीं मार्क किया गया था, उसमें खुद में ही कुछ ना कुछ एरर था। showing zero when no load escape on it, an ammeter showing a current of 0.5 ampere even when not connected इन सर्किट। अब देखो अमीटर का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी सर्किट में करंट को बताए। जैसे आपके घरों में वायर है, अब वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये जानने के लिए हम लोग अमीटर यूज़ करते हैं। अमीटर एक डिवाइस है, ठीक है। अब सोच के देखो, आपने करंट को फ्लो ही नहीं करवाया लेकिन आपका अमीटर 0.5 रीड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही एरर है, करंट है ही नहीं और मेजर कर रहा है 0.5 का, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें एरर है। तो इस टाइप की जब भी बात आएगी हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। किसकी वजह से? डिफेक्टिव कैलिब्रेशन हो, जीरो मार्क करने में ही गड़बड़ कर दिया हो, या जब कुछ नहीं होना चाहिए था, जब कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए था तब भी कुछ ना कुछ रीडिंग आ रहा है। इस टाइप के एरर को हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। आगे क्या है? एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। दिस इज एन एरर ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। आपने इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग ही गड़बड़ करी है। भाई जब हम लोग मेजरमेंट वगैरह शुरू करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को पहले ज़ीरो वगैरह फिक्स करते हैं। कई बार आप दुकान पे जाते हैं, अभी रिसेंट डेज में जब जाएंगे तो वो जो अपना वेइंग मशीन रखता है ना ऐसा,
यहाँ पे नंबर चल रहे होते हैं, ये पूरा वेइंग मशीन है, इसके ऊपर सामान रखा जाता है, मान लो इसमें सामान रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, वेइंग मशीन। अब यहाँ पे लिखे होते हैं नंबर। अब सोचिए, देखो द डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपने सेटिंग ही गड़बड़ कर दिया। सेटिंग क्या गड़बड़ किया, ऑलरेडी ये कुछ मेजर कर रहा था, इस तरीके से आपने मतलब वो किया, सेटिंग किया कि ऑलरेडी 100 ग्राम मेजर कर रहा था। अब फिर आप इसको, इसमें कोई सामान रख रहे हैं, तो जहाँ इसको 1 kg बताना चाहिए था, वहाँ ये 1 kg 100 ग्राम और भी मेजर कर रहा है, 1.1 kg बता रहा है। तो ये जो एरर है, ये एरर आपकी सेटिंग की वजह से है, आपने सेटिंग ही गड़बड़ किया है। एग्जाम्पल, मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन अ ग्रेजुएटेड ट्यूब विल बी एक्यूरेट इन द ट्यूब इज नॉट हेल्ड वर्टिकल। क्या बोला, मेजर वैल्यू वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन अ ग्रेजुएटेड ट्यूब इज, हाँ देखो ग्रेजुएटेड क्या बोला इन्होंने, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ग्रेजुएटेड ट्यूब का मतलब होता है, ये रहा ट्यूब, ठीक है। ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर लिक्विड जब भी भरा होता है वो कुछ ऐसे भरा होता है, ठीक है। इस टाइप से लिक्विड भरा होता है। अब इन्होंने क्या बोला, देखो मेजर्ड वॉल्यूम, इसमें ग्रेजुएट करने का मतलब होता है ना, इसमें मार्किंग हुई होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 14 13, ये 12 है, ये 11 है, ठीक है। अब देखो क्या बोला, इन द ट्यूब इज नॉट हेल्ड वर्टिकल। अब अगर आपने इसको एकदम परफेक्ट वर्टिकल नहीं किया है, किसी एंगल पे झुका के रख दिया, अब अगर इसको आपने टिल्ट किया तो आप इस मार्किंग को बोलोगे या इस मार्किंग को बोलोगे, तो आपको इसको परफेक्ट स्ट्रेट रखना पड़ेगा, स्ट्रेट, तभी आप इसको बता सकते हो। और उसको भी साइड से देखना पड़ेगा, साइड से आपको देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो इसी लेवल में है लिक्विड। तो आपको इसको वर्टिकल पकड़ना है तो मतलब वर्टिकल ही पकड़ना है। इसका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में ही ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला इन्होंने, पर्सनल एरर, थर्ड है पर्सनल एरर। सच एरर्स इंट्रोड्यूस ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। किसकी वजह से आता है, ऑब्जर्वर की फॉल्ट की वजह से। पर्सनल एरर लिखा भी है, पर्सनल एरर, बायस ऑफ द ऑब्जर्वर, केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, इन वजहों से जो आता है उसको हम, उस एरर को क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। क्या क्या, कोई ना कोई ऑब्जर्वर ने कोई ना कोई गलती कर दिया हो, या वो बायस हो, या तो वह केयरलेस हो ऑब्जर्वेशन लेने में। अगर फॉल्ट ऑब्जर्वर, हाँ देखो बायस होने का मतलब क्या है, बायस होने का मतलब ये है कि जैसे इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, एक्चुअली ना, जैसे मान लो कि ए स्केल है और इसको मैं मेज़र करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे स्केल लगा हुआ है, ये मार्किंग हो रखी है ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे मार्किंग हो रखी है 0 1 2 3 4 5। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा इस साइड से देखोगे तो हो सकता है कि आपको कहीं यहाँ दिखे, अगर आप इस साइड से देखोगे तो हो सकता है कि आपको कहीं यहाँ दिखे। आप कहोगे, ये वाला बोलेगा कि यार जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 6 है, और ये वाला पर्सन बोलेगा जो लेंथ है वो लेस देन 6 है। जब तक आप इधर से नहीं देखोगे, इस लाइन में नहीं देखोगे, तब तक आपको सही में नहीं समझ में आएगा कि यार ये तो 6 से ही है,
समझ रहे हो? इसको हम बोलते हैं बायस ऑफ द ऑब्जर्वर, कि वो खुद ही एक ही साइड से देख रहे हैं। केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब ये है कि भाई पता चला कि फ़ोन चलाते हुए या पता चला कि रील देखते हुए वो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, तो जहाँ 6 है, 6 से थोड़ा ज़्यादा तब भी था तो उसने 7 लिख दिया। इस टाइप का केयरलेसनेस etc. could result in such error. For example, while measuring the length of object with a ruler, it is necessary to look at the ruler directly from above. ये वाली बात हमें समझाने की कोशिश किया कि हमको डायरेक्ट देखना पड़ेगा. If the observer looks at it from an angle, the measured length will be wrong due to parallax. Systematic error can be minimized by using correct instrument, following proper experimental procedure एंड रिमूविंग पर्सनल एरर. यार लॉजिकली ये पर्सनल एरर हटा दो, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ठीक कर दो, इंस्ट्रूमेंट को सही से सेट कर दो, यूजिंग करेक्ट इंस्ट्रूमेंट, फॉलोइंग प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, रिमूविंग पर्सनल एरर. जैसी बात है, इन्हीं तीनों एरर को अगर आप हटा दोगे तो सिस्टमेटिक एरर मिनिमाइज हो जाएगा लॉजिकली. आगे क्या बोला है? रैंडम एरर. अब रैंडम एरर क्या चीज़ है? देखो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बोला, 2 कैटेगरी है एरर की. पहला हमने देखा सिस्टमेटिक, जिसमें 3 वजहें थी, या तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ जाए, डिफेक्टिव हो कुछ उसमें, वही इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट वगैरह हो, या हमने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ही सही नहीं किया फॉलो, वर्टिकल पकड़ना था और टिल्ट करके पकड़ लिया उसको किसी, जैसे वो जो एग्जांपल बताया हमने. और फिर है पर्सनल एरर. पर्सनल एरर का मतलब होता है जिसमें आप ही कुछ ना कुछ केयरलेस हुए हो, आपने ऑब्जर्वेशन में बायस किया हो, मतलब आपकी गलती की वजह से जो भी एरर आता है दैट इज पर्सनल एरर. दूसरा क्या है? रैंडम एरर. अब रैंडम एरर क्या होता है? दीज आर द एरर विच आर इंट्रोड्यूस्ड इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर्स टू मिनिमाइज सिस्टमेटिक एरर. जैसे हमने बोला कि अगर सिस्टमेटिक एरर हम नहीं चाहते हैं तो हम ये सारी टेक्निक यूज़ करेंगे, जैसे इंस्ट्रूमेंट अच्छा लेंगे, करेक्ट लेंगे, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पर्सनल एरर को हटा देंगे. आप ये सब कुछ भी कर लोगे ना तो भी एक एरर रह जाता है, उस एरर को बोलते हैं रैंडम एरर. तो क्या बोला है? इवन आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर्स टू मिनिमाइज सिस्टमेटिक एरर्स. दिस टाइप ऑफ एरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये इंपॉर्टेंट टर्म है. देखो रैंडम का मतलब ही होता है इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. रैंडम मतलब डायरेक्शनलेस, ठीक है. तो रैंडम एरर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. दिस एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली. देखो भाई सिस्टमेटिक एरर को हम, ये जो सिस्टमेटिक एरर था ना, सिस्टमेटिक एरर, इसको हम कम्प्लीटली मिनिमाइज कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं, एरर को गायब ख़त्म कर सकते हैं मेज़र वगैरह कुछ लेके. लेकिन रैंडम एरर कंप्लीट गायब नहीं किया जा सकता, कंप्लीट ख़त्म नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ रैंडम एरर आएगा ही आएगा. आगे क्या बोला इन्होंने कि और इनको मिनिमाइज़ करने का जो तरीका हो क्या होगा? रिपीटेड ऑब्जर्वेशन करो और उन सब का एवरेज ले लो. आपको क्या करना है? बहुत सारे मेजरमेंट लेने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे रीडिंग लेना है और सबका एवरेज ले लेना है, ठीक है. रैंडम एरर अकर ड्यू टू वेरिएशन इन कंडीशंस. अब रैंडम एरर होता क्यों है ये बता रहे हैं. एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड. इन्होंने क्या बोला देखो कि रैंडम एरर्स अकर ड्यू टू वेरिएशन इन कंडीशन इन विच एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड. भाई सोच के देखो, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं. जैसे मान लो एक पेंसिल है, ठीक है. इस पेंसिल का लेंथ मेजर करना चाहते हो आप. आपने लिया एक स्केल, स्केल ले लेते हैं. आपने इसे लिया, ठीक है. आप यहाँ तक मेजर करना चाहते हो, यहाँ से यहाँ तक. यार इमेजिन करो अगर टेम्परेचर ही बदल जाए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो ये जो स्केल है, ये वाला स्केल, ये वाला ये वाला ये वाला, इस स्केल की लंबाई ही बढ़ जाएगी. और अगर लंबाई इसकी खुद की बढ़ गई तो इसका जो मेजरमेंट पॉइंट ये वाला आ रहा है, ये पॉइंट कहीं ऊपर चला जाएगा. उस कंडीशन में ये जो स्केल है ये गलत रीडिंग देगा. उसी बात को इन्होंने बोला है कि रैंडम एरर्स अकर ड्यू टू द वेरिएशन इन कंडीशंस इन
इन विच एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। अच्छा, इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। मान लो कि आप रूम में बैठे हो, ठीक है। हम्म, ये रूम है आपका। इस रूम में आप बैठे हो और आप मेजर करना चाहते हो टेम्परेचर इस रूम का। और आपने जैसे ही मेजरमेंट शुरू किया मशीन लेकर, कुछ ही टाइम में जैसे आपने मेजरमेंट लिया, एक तो इसका कुछ इस मशीन में ही कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए, इन्वायरमेंट का अपना टेम्परेचर जो है कुछ वेरी कर गया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से जो आपका ये रीडिंग वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो एरर आते हैं वो होते हैं रैंडम वाले एरर्स। आगे क्या बोला इन्होंने? फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर में चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, प्रेशर ऑफ एनी गैस यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट में चेंज और द वोल्टेज ऑफ द पॉसिबल। भाई यहाँ कोई प्रेशर वगैरह को लेकर कोई मेजरमेंट कर रहे हो, अब पता चला कि इन्वायरमेंट का अपना प्रेशर ही बदल गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे रैंडम जो बेसिकली जो रैंडम एरर है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से आता है। अब वो इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये जो बोला ना, ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशन प्लस में भी चेंज हो सकती है, माइनस में भी चेंज हो सकती है। यही रीज़न है कि रैंडम एरर जो होता है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर। यहाँ से कहानी ऐसे शुरू होगी जिसमें से भर भर के सवाल पूछे जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, ठीक है। तो अगली क्लास में